चलिए, आज हम हाई स्कूल का मतलब क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर से बच्चों के लिए काफ़ी क्वेश्चन भी बनते हैं और इस चैप्टर को लगाना काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो काफ़ी सरल है, अगर आप मन से पढ़ाई करेंगे तो आप मैथ में 90% बना सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत करते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। ये दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। मतलब कि जो भी संख्या दी होंगी उन्हें किसके रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमारा दिया है कि 140 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि अभाज्य हों, ठीक है। और अभाज्य का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी संख्या जो कि खुद से घटे और एक से घटे, इसके अलावा और किसी से ना घटे, वो अभाज्य गुणनखंड होता है। चलिए देखते हैं। इसमें दिया है 140, इसके फैक्टर करेंगे हम। पहले से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 70 आएगा, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 35 आएगा, ठीक है। ऐसे ही यदि हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे अब, क्योंकि 2 से डिवाइड किया था 35 आ गया था। अब ये 2 से डिवाइड होगा नहीं 35, तो किससे करेंगे, 5 से। 5 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, ठीक है। अब 7 आ गया तो ये अब किसी से और से होगा नहीं, 7 से ही होगा। 7 से किया तो 1 आ गया, ठीक है। अब इसके हम कैसे लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, फिर बराबर लगाकर जैसे हमने लिखा है उसी प्रकार से 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7, ठीक है। ये इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। इसी सीरीज में देखो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें कि 156 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन के किए थे 140 के। तो 2 से काटेंगे 78 आएगा, ठीक है। 2 7 14 और यहाँ 1 बचेगा, 16 हो जाएंगे, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 9 18, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 3 तिया 9, ठीक है। फिर 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। तो इसके जो आगे जो फैक्टर आएंगे हैं, जो भी गुणनखंड आए हैं आगे के, वही हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 2 × 3 × 13, मतलब जो भी आगे दिए होंगे वो अभाज्य गुणनखंड बराबर लिख देंगे हम, ठीक है। और आगे इसमें देखो हमारा अगला क्वेश्चन है 38 25, ठीक है। तो 38 25 के हम खंड करेंगे तो 2 से ये डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में कितना है, 5 है। 2 से वही संख्या डिवाइड होती है जो कि जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, ठीक है। वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। तो इसी प्रकार से हम अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 7 35। अब यहाँ पे बचेगा आपका 3, यहाँ पे 30 हो जाएगा, मतलब 32 हो जाएगा, ठीक है। अब 32 हो गया है तो 5 का 30, फिर 2 बचेगा 25 और 5 पंजे 25, ऐसे काट देंगे इसे। तो फिर 5 से अब काट देंगे इसे, 5 एकम 5 5 पंजे 25, 5 तिया 15। फिर 3 से काटेंगे 5 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 से काट देंगे, फिर ये 27 बार कटेगा। फिर 3 से काटेंगे तो 9 बार कटेगा। और फिर इसे 9 3 से काटेंगे, फिर 3 बार, फिर 3 से काटेंगे, फिर 1 बार। अब ये जो आगे इसके जो सभी आ गए हैं ये गुणनखंड, इसे हम लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर, इन सभी को हम लिख देंगे यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 5। यहाँ पर हमने ये इसे 5 से पहले काट दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच रहे हो मतलब कि इसे 5 से पहले काट दिया 3 से बाद में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ आपके गुणनखंड आ जाने चाहिए, ठीक है। तो ये तीसरा सवाल था और देखते हैं आगे सवाल क्या दिया हुआ है, अगला सवाल, ठीक है।
प्रश्न। हाँ, तो आगे हमारा क्वेश्चन चौथा था 7429। इसके हम फैक्टर करेंगे, पहले से 17 से काटेंगे। ठीक है, 17 से पहले से ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो 17 से काटेंगे हम। 17 चौको 28, फिर 17 चौको 17 चौको 68, 17 चौको 68। ठीक है, और 17 सत्ते 119, फिर 19 से काटेंगे तो ये 23 बार आएगा, फिर 23 से काट देंगे 1। अब इसके ये अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। मतलब कि दो युग्म दिए हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, फिर उन्हीं संख्याओं का गुणनफल करके बराबर में एचसीएफ और एलसीएम लाना है। जैसे कि ये दो संख्याएं हैं, मान लिया ये संख्याएं, इन्हीं को युग्म कहा गया है। इस सवाल में इन्हीं को युग्म कहा गया है। तो ये 26 और 91 का एक जोड़ा है। ठीक है, इसमें ये कहा है कि इन दोनों का यदि गुणा किया जाए, फिर इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर एचसीएफ और एचसीएफ जो आएगा उसका गुणा किया जाए, क्या ये सेम आएंगे। तो 26 और 91 के हम सर्वप्रथम इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 इंटू 13 और 91 के आएंगे 7 इंटू 13। ठीक है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड दोनों के प्राप्त हो गए। इसका ये है और 91 का ये। तब इसका हम एचसीएफ लिखेंगे, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ वही संख्या होती है जो दोनों में हमें कॉमन मिले। तो इसमें हमें कॉमन क्या मिल गया था, 13। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 13। और इनका एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन मिले वो उठा लो पहले, और जो बच जाए उसे भी उठा लो। ठीक है, तो 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182। ठीक है, इसी प्रकार अब प्रश्न में कहा गया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का हमने गुणनफल किया, बराबर एचसीएफ जो निकला था और एलसीएम जो निकला था उसका हमने गुणनफल कर दिया। क्या ये बराबर आएंगे, तो 26 और 91 का मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया था 1366। फिर 13 और 182 का हमने किया गुणनफल, गुणा किया तो 1366 है। तो हमें ये दोनों साइडें कैसी हुई, दोनों साइडें बराबर प्राप्त हुई। ठीक है, इसी सीरीज में अगला सवाल हमारा है, वो देखो। दूसरा सवाल हमारा ये दिया 510 और 92 के, ये युग्म दिया, मतलब पेयर दिया इन दोनों संख्याओं का। ठीक है, तो इसका हल करेंगे, लिखेंगे पहले हल। जिस प्रकार से हमने ये नोट्स बनाए हैं उसी प्रकार से आपको भी परीक्षा हॉल में इसी प्रकार से लिखना है। सर्वप्रथम हम इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 510 के हमारे पास ये अभाज्य गुणनखंड हुए 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 17। ठीक है, अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले कैसे, इस प्रकार से इधर देखो, ये 2 से काट दिया, 510 को 255 बार कटा है, फिर 5 से काटा है, ये 51 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 17 बार, 17 से काटेंगे 1 बार। इसी प्रकार से इधर 2 से काटेंगे, इस 92 को 46 बार कटेगा, फिर 23 से काट देंगे इसे, 2 से काटेंगे 46 को 23 बार, और 23 से फिर इसे काट देंगे। ठीक है, आगे इसे हम लिखेंगे, तब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ बराबर 2 और एलसीएम बराबर, एचसीएफ हमारा 2 कैसे आया, क्योंकि इन सभी में हमें इसके फैक्टर जो हमारे पास आए हैं और इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, इन दोनों में हमें सिर्फ 2 के अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रही, सिर्फ 2 मिल रहा है, तो हमने 2 को लिख दिया। क्योंकि एचसीएफ का यही रूल होता है, जो कॉमन संख्या मिले वही लिखते हैं। तो हमें दोनों में 2 कॉमन मिल गया तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, और एलसीएम में जो कॉमन मिल जाए और जो बच जाए, बच गया था 3 5 17, इधर बच गया था 2 और 23, तो हमने लिख दिया 2
और 3 5 17 23। ठीक है, तो इसका एलसीएम इतना आ गया था। अब प्रश्न में कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ का और एलसीएम का गुणनफल करिए। ठीक है, तो इन दोनों को संख्याओं को हमने गुणनफल कर दिया। जो पेयर दिया था हमारे पास 510 और 92, इनका जब गुणनखंड किया तो 46,920 आया, और इस एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल किया तो इतना आया। ठीक है, तो ये दोनों साइड हमारे पास बराबर प्राप्त हो गई। अगला सवाल इसमें दिया है 336 और 54। इसका हल करेंगे। सर्वप्रथम हम इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है साफ राइटिंग में, उसी प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा के कॉपियों पर लिखना है, और इसी प्रकार से। ठीक है, अब 336 के हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास 2 2 2 2 3 और 7 आएगा, क्योंकि इधर हम काटेंगे 2 से तो ये 168 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 84 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 42 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 21 बार, 3 से काट दिया 7 बार, 7 से काटेंगे 1 बार, और 54 के खंड करेंगे तो 2 से काटेंगे 27 बार, 3 से काटेंगे 9, और 3 से काटेंगे 3, और 3 से काटेंगे 1। ये हमारे क्या आ गए इधर अभाज्य गुणनखंड, इसके ये आ गए अभाज्य गुणनखंड, वो हमने इधर लिख लिए। ठीक है, ये करना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, ये जरूरी है लिखना। इसके फैक्टर लिख दो, और फिर एचसीएफ इसका पहले हमें क्या कॉमन मिला, 2 मिला, 2 लिख दिया, और 3 मिलेगा 3, और 2 और 3 का गुणनफल करेंगे, मतलब गुणा करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, तो इसलिए हमने 6 लिख दिया। और एलसीएम में इसका जो कॉमन मिला वो लिख दिया, और जो बचा वो भी लिख दिया। अब क्या है, इनका सभी का गुणा कर दो तो कितना आएगा, 3024। अब प्रश्न में कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कीजिए। ठीक है, और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कीजिए। ठीक है, तो हमने दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया, क्या कितना आया, 18,144। इधर 6 और 1 3024 का गुणा किया तो 18,144, मतलब दोनों साइड में बराबर प्राप्त हो गई। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें अगला सवाल क्या है। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है। तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो मतलब जो भी संख्याएं हैं उनके हमें पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे, जैसे कि 12 15 और 21 दिया, इन सभी के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, फिर उनका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो पहला हम सवाल हल कर रहे हैं 12 15 और 21। तो सर्वप्रथम इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 12 के हमने फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया, 15 के इसी प्रकार फैक्टर किया 3 इंटू 5 आ गया, 21 के किया 3 इंटू 7 आ गया। ठीक है, तब एचसीएफ हमारा कितना हो गया 3, एलसीएम कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। कैसे आया एचसीएफ ये देख लो, कि हम बता चुके हैं पीछे कि जो संख्या हमें कॉमन मिलती है सभी में, तो 3 हमें यहाँ पर भी मिला, यहाँ पर भी मिला, और इसमें भी मिला, तो एचसीएफ कितना हो गया 3। एलसीएम निकालेंगे, कॉमन क्या मिला हमें, कॉमन मिला 3, वो 3 लिख दिया। ठीक है, और क्या बचा था 2, और 2 बचा ये लिख दिया, 5 बचा ये लिख दिया, 7 बचा ये लिख दिया। ठीक है, अब इन सभी का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 420। ठीक, तो सवाल में यही पूछा था कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो हमने इसमें निकाल भी दिया है। क्या निकाला है, एचसीएफ इतना निकला और एलसीएम इतना निकला। ये हमारा सवाल यहाँ पर खत्म हो गया। अब इसी में दूसरा इसका सवाल दिया है 17 23 और 29। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं के गुणनखंड निकालेंगे। कैसे, अभाज्य, जो कि अभाज्य हो। ठीक है, तो 17 के फैक्टर करेंगे, 17 इंटू 1 आएगा 23 के से 23 इंटू, और इसके भी 29 के करेंगे तो 29 इंटू 1 आएगा। ठीक है,
तो अब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि एक हमने ये इसलिए लिख दिया क्योंकि एक से गुणा करने पर संख्या वही रहती है, तो हमने वही लिख दिया, मतलब एक रख दिया इनमें सभी में। और अब हमें ये एक कॉमन मिल जाएगा, इसलिए हमने ये एक रखा है, और एक रखने से इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक रख दिया, एक कॉमन ले लिया हमने, और एचसीएफ हमारा इसका कितना हो गया, एक। और एलसीएम निकालेंगे तो 17, 23 और 29 का गुणा करना पड़ेगा, तो 17, 23 और 29 का हमने गुणा कर दिया। ठीक है, कितना आया, 11,339। चलिए आगे सवाल देखते हैं हम इसमें। अगला हमारा सवाल क्या है, अगला सवाल हमारा क्या है कि 8, 9 और 25, तो प्रश्नानुसार हम ये लिखना जरूरी है, तो हमारे नंबर एक भी, मतलब जो भी कॉपी चेक करेगा टीचर, वो एक भी नंबर काटेगा नहीं, क्योंकि ये देखो क्रम अच्छा लिखा हुआ है। हल लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इसलिए लिखा है हमने क्योंकि उसने कहा है, जो बात उसने इम्पोर्टेंट कही है उसे लिखना ज़रूरी है, तो जो कॉपी चेक करेगा वो एकदम प्रसन्न हो जाएगा कि बच्चे ने खूब अच्छे से कॉपी लिखी है, तो इतनी गलतियां आपकी देखेगा नहीं, और देखता जाएगा नंबर आपको पूरे देगा। सर्वप्रथम इन सभी संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात लिखने में हमें कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से अब आगे बढ़ेंगे सवाल में। तो 8 का हम फैक्टर करेंगे, 8 के, तो 2, 2 और 2 इंटू 1, ये सभी हमारे फैक्टर आ जाएंगे, क्योंकि 8 के जब हम फैक्टर करेंगे ऐसे करके, तो इसे हम 2 से काटेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 4, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, 1 आएगा, तो ये हमारे क्या आ गए, आगे वाले फैक्टर आ गए, भाई हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, इसी प्रकार से 9 के करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 1, एक हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसी एक को हम कॉमन ले लेंगे। इसी प्रकार से 25 के 5 इंटू 5 इंटू 1, अब ये देखो इसमें कोई कॉमन मिलेगा नहीं, इसलिए हमने एक रख दिया, और एक रखने से हमारी बात भी नहीं बिगड़ी और बन और गई, बात बन और गई। ठीक है, तो एक एक को हमने उठा लिया, ये एक आ गया, कितना आ गया, एक। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में इन सभी को लिखेंगे, ये सब लिख दिए, इनका गुणा कितना आया, 1800। जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1800। एचसीएफ इसका निकला 1 और एलसीएम कितना निकला, 1800। इसी सीरीज में हमारा आगे वाला क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन दिया है कि एचसीएफ 306,657, मतलब ये दो संख्याएं हमारे पास हैं, इनका एचसीएफ दिया है 9, ये क्या है, दो संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ दिया है 9। ठीक है, और इन्हीं संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो। एचसीएफ क्या ज्ञात करो, एलसीएम। तो हल में लिखेंगे, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इसमें, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा, ये है। तो इसी में हम लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या 306, ठीक है, पहली संख्या कितनी, 306, और दूसरी संख्या 657। उसने दे दिया सवाल में कि एचसीएफ है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 9 है, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है हमें,
और हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, लासा इंटू मासा इसे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या 306, चलो तब इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, गुणनफल 306 और 657 का गुणनफल और इंटू लासा इंटू मासा, ठीक है। मतलब फॉर्मूला हमारे पास क्या था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या लासा इंटू मासा। तो पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 बराबर लासा इंटू मासा। लासा उसने दिया नहीं है, क्या पूछा है, और मासा कितना दे दिया था 9, तो मासा 9 लिख दिया और इंटू लासा मतलब एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम बराबर निकालेंगे तो ये गुणा में है, इधर किस में चला जाएगा, भाग में, और भाग में चला गया तो 9 से इसे डिवाइड करेंगे, 9 से इसे डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार कटेगा, 34 बार, ठीक है। और 34 और 657 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, 34 और 657 इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 22,338, ये क्या निकला, एलसीएम, ठीक है। आगे देखो, इसमें हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n की पावर 6, मतलब जो इस संख्या के कोने में ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसे हम घात बोलते हैं, मतलब पावर, ठीक है। तो n की पावर 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका हल देखेंगे हम कि हम जानते हैं कि किसी प्राकृत संख्या को 0 पर समाप्त होना है। यदि कोई प्राकृत संख्या है और उसे 0 पर समाप्त होना है तो इस संख्या को, मतलब जब गुणनखंड करेंगे, जैसे कि कोई संख्या है, मान लिया 10 है या 2 ले लो, सबसे छोटी संख्या 2 ले लो, तो 2 को अगर यदि 0 पर समाप्त होना है, किस पर, 0 पर, तो इसके गुणनखंड जब करेंगे तो इसमें हमें 2 और 5 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 2 और 5 मिलना चाहिए, ठीक है। किसी संख्या को यदि 0 पर समाप्त होना है तो उसके गुणनखंड में हमें 2 इंटू 5 के गुणनखंड अवश्य मिलने चाहिए, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा है। हम जानते हैं कि किसी प्राकृत संख्या को यदि 0 पर समाप्त होना है तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में से एक अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 जरूर होगा या होना चाहिए, ठीक है। तब हम इस संख्या के 6 के गुणनखंड करेंगे, 6 की पावर मतलब 6 के गुणनखंड करें। अब 6 के गुणनखंड किए तो 2 इंटू 3 आ गया, या इसकी अपवर्त संख्या, अपवर्त का मतलब होता है पहाड़ा, इस संख्या का पहाड़ा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, ठीक है। तो अगला अपवर्त इसका क्या आया, 12, फिर अगला क्या आया, 18, फिर इसके बाद लिखेंगे हम या इसकी अपवर्त संख्या 12 या 18 के अभाज्य गुणनखंड देखें, क्या इसमें हमें 2 इंटू 5 मिल रहा है, इसमें तो हमें नहीं मिला। अब देखेंगे 12 के गुणनखंड करके, 12 के गुणनखंड किए तो हमें इसमें 2 मिला लेकिन 5 नहीं मिला। फिर 18 के करेंगे तो 18 के गुणनखंड किए, 18 के किए तो हमें 2 इंटू 3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 9 लिख दिया हमने, तो 9 की जगह आप यहाँ पर 3 गुणा 3 लिख सकते हो, ठीक है। इससे कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इसके गुणनखंडों में हम 2 इंटू 5 गुणनखंड प्राप्त नहीं कर सके, या फिर हमें प्राप्त नहीं हुआ। क्या नहीं प्राप्त हुआ, 2 इंटू 5 के गुणनखंड हमें प्राप्त नहीं हुए। ऊपर हमने यही लिखा था, यदि हमें प्राप्त हो जाते हैं तो वो संख्या किस पर, 0 पर समाप्त होगी। यदि नहीं हो रहे हैं तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसलिए हमने 6 के गुणनखंड किए, इसमें हमें नहीं मिली, 6 का अपवर्त भी लिखा हमने,
12 और 18। इसके अलावा आप इसकी अगली संख्या 24 भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा है। लेकिन हम दो संख्याओं तक देखेंगे। इसकी अगली दो संख्या क्या है, अपवर्त क्या है, 12 और 18। इसके फैक्टर किए थे, नहीं मिले हमें, तो हम लिख देंगे कि इसमें हमें 2 × 5 के गुणनखंड प्राप्त नहीं हुए, अतः ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगली संख्या देखो, अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है प्रश्न 6। इसमें दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी संख्या को भाज्य होना है, ठीक है, किसी भी भाज्य संख्या के 2 से अधिक भाजक होते हैं। जो भी भाज्य संख्या होगी, जैसे कि हम 2 ले लें, तो ये 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 1। और यदि 3 ले लें तो 3 के क्या होंगे, 3 × 1। 4 के क्या होंगे, 2 × 2 × 1। ठीक है, मतलब ये तो इसके फैक्टर हो गए, क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। यहाँ पर लिखा है हमने कि भाज्य संख्या के 2 से अधिक भाजक होंगे। भाजक का मतलब वह 2 से अधिक संख्याओं से कटनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा क्या था सॉरी, ये तो हमारा अभाज्य गुणनखंड थे। अब भाजक इसमें लिखा है क्या है, भाज्य। 2 से अधिक संख्याओं से भाजक हो, मतलब भाजक होते हैं। तो जैसे हम 4 ले लें तो 4 किससे किससे कटेगा, वो संख्या लिखनी है। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। ठीक है, यदि हम 6 ले लें तो 6 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद से कटेगा। अब इसमें देखो 2 से अधिक आ गए, इसमें भी 2 से अधिक आ गई, मतलब वह संख्या जो जिसके भाजक 2 से अधिक हों, ठीक है, वह संख्या कैसी होती है, भाज्य होती है। किसी भी संख्या को भाज्य होने के लिए उसके भाजक 2 से अधिक होने चाहिए। तो 4 के हमने देखे, 4, 2 को 1, 2, 4, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी और 4 से। और 6 के देखे तो 1, 2, 3, 6। ठीक है, इसी प्रकार तब प्रश्न से हम देखेंगे कि इस 7 × 11 × 13 + 13, इसमें देखें हम 13 प्लस मिल गया, 7 × 11 × 1 + 1, इसमें देखेंगे 11 7 77 हो जाएगा। ठीक है, इधर 1 बचा, 77 1 78 × 13। इसमें हमने देखा कि 13 × 13 और × 6 के इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। 13 × 6 × 1, इस संख्या में हमें 2 से अधिक भाजक प्राप्त हुए, अतः ये संख्या भाज्य है। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। दूसरी संख्या से हम देखेंगे कि 7 × 6 × 5 × 4 × 4 3 × 2 × 1 + 5, इसे देखेंगे हम, तो इसमें हमें क्या कॉमन मिलेगा, 5 कॉमन मिल जाएगा, उसे हम बाहर ले लेंगे। जो भी कॉमन मिलता है उसे बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और जो कॉमन नहीं मिलता उसे छोड़ देते हैं। तो इन सभी का हमने गुणा किया, कितना आया, 1008 + 1, ये आ गया। इन्हें जोड़ेंगे तो 1009 आएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर उसने ये दिया है तो मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, इसके फैक्टर। तो हमने फैक्टर को रूप में से लिख दिया। इसके 2 से अधिक है ना, तो देखेंगे इस संख्या के 2 से अधिक भाजक प्राप्त हुए हैं, अतः ये संख्या भाज्य है। आगे देखते हैं। इसमें लास्ट सवाल दिया है कि किसी खेल के मैदान में, कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगे। जो सोनिया है एक लड़की, उसे 18 मिनट लगे, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि जो लड़का है उसे 12 मिनट लगे रहे हैं। मान लीजिए कि वे एक साथ और एक ही समय पर चक्कर लगाना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में
चलते हैं कितने समय में वे पुनः एक ही बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, ये दिया है। तो हल हम देखेंगे इसका प्रश्न के अनुसार, मतलब प्रश्नानुसार। रवि को 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तब प्रारंभिक बिंदु पर मिलने के लिए दोनों के समय का हमें क्या लेना होगा? लासा। ऐसे सवालों में हमें क्या लेना होता है? लासा लेना होता है। तो इन सवालों में हम लासा लेंगे। पहले ही संख्या थी हमारे पास 18 और दूसरी थी 12। इसके फैक्टर कर दिए, इसके फैक्टर किए तो 18 के फैक्टर हमारे पास आए 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर 12 के फैक्टर कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि हम इसका लासा निकालेंगे तो पहले कॉमन वाली संख्या लिख दी, फिर जो बचेगा वो लिख देंगे। ठीक है, कॉमन मतलब लासा का यही अर्थ होता है, जो कॉमन मिले पहले उसे लिखो, फिर जो बच जाए दोनों में या 3 संख्या उनमें जो बचे वो लिख दो। ठीक है, तो हमने ये गुणा के रूप में लिखा, फिर इनका गुणा किया, कितना आया? 36। तो मिनट में उसमें दी थी संख्या, तो हम आंसर किस में आएगा? मिनट में ही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब एक चक्कर पूरा करेंगे, किसी वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करेंगे, तो इन्हें प्रारंभिक बिंदु पर मिलने के लिए इन्हें कितना टाइम लगा? 36 मिनट। इस प्रकार हम रवि और सोनिया को प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए 36 मिनट का समय लगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गई। आगे देखेंगे हम इसके बाद 1.2। ठीक है।